प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुग़ल बादशाह अकबर एक राष्ट्रीय शासक एवं अकबर का मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर ने अपने शासन के दौरान ऐसे कार्य किए जिसके आधार पर उसे एक राष्ट्रीय शासक कहा गया है। राष्ट्रीय शासक वह कहलाता है जिसके शासन में उसकी संपूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार किया जाए और राज्य की ओर से व्यक्ति व्यक्ति में धर्म, जाति और वंश के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। शासक अपनी प्रजा को पुत्रवत समझे और राष्ट्र की सारी जनता सम्राट को अपना शासक माने। अकबर ऐसा ही सम्राट था। उसने न केवल अपनी संपूर्ण प्रजा की भलाई के लिए ही प्रयत्न किए थे, बल्कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया था। उससे पहले के मुस्लिम शासकों ने अपनी प्रजा को हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में बांट रखा था। मुसलमानों को राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि हिंदुओं को अनेक कष्ट भोगने पड़ते थे। अकबर भारत का पहला मुस्लिम बादशाह था जिसने इस अंतर को न केवल समाप्त कर दिया, बल्कि संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार करते हुए राज्य की नीति का आधार राष्ट्रीय हित को स्वीकार किया। इस दिशा में राजनीतिक एकता स्थापित करना अकबर का प्रथम कदम था। दूसरा, उसने पूरे देश में एक जैसी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था तथा माल गुजारी बंदोबस्त, एक राज्य भाषा, एक मुद्रा, एक सामान्य शाही सेवा जिसके सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किए जाते थे, एवं जो विशाल साम्राज्य की राजनीतिक व प्रशासकीय एकता को बनाए रखने में योग देते थे, की स्थापना की। अकबर का लक्ष्य संपूर्ण भारत को एक राज्य और एक शासन के अंतर्गत संगठित करने का था। उसने बिना किसी जाति, धर्म या प्रदेश के भेदभाव के सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार राज्य की सेवाओं में स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। अकबर की शासन व्यवस्था ऐसी थी जिसमें उसके सभी नागरिक अपने को एक राज्य का नागरिक मान सकते थे और राज्य से समान सुविधाओं और सुरक्षा की आशा कर सकते थे। अकबर ने सैकड़ों वर्ष पुरानी गलत परंपराओं को, जिनसे हिंदू पीड़ित थे, हटाकर असाधारण राजनीतिज्ञता का परिचय दिया। उसने न तो युद्धबंदियों को दास बनाया और न उन्हें इस्लाम कबूल करने को विवश किया। उसने 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर भी हटा दिया। उसने गैर मुसलमानों के प्रति पूर्णतः सहिष्णुता का परिचय दिया। उसने धार्मिक दमन बंद कर दिया तथा धार्मिक पक्षपात पर आधारित कानून हटा दिए। यही नहीं, उसने राज्य के इस्लामी सिद्धांत को भी समाप्त करने हेतु साहसी कदम उठाए और एक नए प्रभुता सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि देवी अधिकार संबंधी सिद्धांत से मिलता जुलता था तथा दृष्टिकोण में धर्म निरपेक्ष भी। अब शासक का उत्तरदायित्व तो हो गया कि वह अपने राज्य में रहने वाली समस्त प्रजा की रक्षा करे और उनको अपने जीवन को व्यतीत करने में उनके द्वारा अपनाए गए ढंग में बाधा न डाले। अकबर ने इस उत्तरदायित्व का पालन किया। 375 वर्षों से चले आ रहे धार्मिक राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित करना अकबर की उच्च कोटि की राजनीतिज्ञता तथा साहस का परिचायक है। अकबर ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयत्न किया। दास प्रथा समाप्त कर दी। सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को उसने रोकने का प्रयत्न किया। बाल हत्या, अत्यधिक मद्यपान तथा गौ हत्या बंद करवाई और दूसरी ओर विधवा विवाह जारी किया। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया तथा भीख मांगने की प्रथा को बंद करने का भी प्रयत्न किया। इन सब सुधारों द्वारा उसने न केवल मानवता का परिचय दिया, बल्कि समाज को शक्तिशाली बनाने का भी प्रयत्न किया। परंतु अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया,
उनमें सबसे प्रमुख हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाना था। उसने इस नाजुक कार्य को सर्वप्रथम अपने यहीं से आरंभ किया। उसने अपनी राजपूत रानियों तथा उनकी नौकरानियों को हिंदू पद्धति से पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान की। फिर उसने हिंदू रीति रिवाजों तथा त्योहारों को अपनाना आरंभ किया, जैसे झरोका दर्शन, तुला दान, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, बसंत तथा शिवरात्रि आदि। उसने हिंदुओं जैसे वस्त्र पहनना शुरू किया तथा उसकी ओर से दी जाने वाली दावतों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही बुलाए जाते थे। इसके अलावा गैर मुस्लिमों के लिए सब सरकारी पद योग्यता अनुसार खोल दिए गए। इतना ही नहीं, विभिन्न धर्मों का समन्वय करके दीन इलाही नामक नए धर्म को चलाया, जिसमें सब वर्ग के लोग एक साथ चल सकते थे। सुलह कुल अर्थात व्यापक मेलजोल की नीति अपनाकर उसने हिंदुओं को मुगल बादशाह का भक्त बना दिया और उसकी रक्षा के लिए अब हिंदू अपने प्राण न्यौछावर करने लगे और साम्राज्य निर्माण में सक्रिय भाग लेने के कारण वे बादशाह को अपना समझकर उस पर गर्व करने लगे। इस प्रयोग के द्वारा अकबर बहुत हद तक हिंदू व मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने में सफल हुआ। यद्यपि बाद में यह नीति जारी नहीं रह सकी, परंतु अकबर अपने इस कार्य को ईमानदारी से पूर्ण करने के लिए प्रशंसा का पात्र है। अकबर ने भारत की सांस्कृतिक एकता और उन्नति के लिए भी प्रयत्न किए। फारसी भाषा को राज्य भाषा बनाया और विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग स्थापित किया। इस विभाग की देखरेख में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषा के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन सब का उद्देश्य प्रजा के उच्च और मध्यम वर्ग के लिए एक लोक साहित्य का निर्माण करना। उसने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए और हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए मिश्रित स्कूल स्थापित किए। इसी प्रकार अकबर ने ललित कलाओं की विभिन्न पद्धतियों के समन्वय और उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न किया। उसने चित्रकला के विकास के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया तथा उसका प्रधान सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ख्वाजा अब्बू समद को बनाया। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों चित्रकारों को नियुक्त किया, जिससे फारसी और भारतीय शैली का एक रूप होना प्रारंभ हुआ और एक नई चित्रकला की शैली विकसित हुई। अकबर ने संगीत कला को भी खूब विकसित किया। तानसेन, बैजू बावरा और रामदास उसके समय के प्रसिद्ध गायक थे। उसके समय में हिंदुओं और मुसलमानों का संगीत मिलकर एक हो गया। इस प्रकार अकबर द्वारा स्थापत्य, संगीत और चित्रकला के स्कूल स्थापित करने के सभी प्रकार के कलाकारों को एक साथ कार्य करने का मौका मिला। इससे भारत की सभी कलाओं की विभिन्न पद्धतियों का समन्वय हो सका और पर्शियन, मुस्लिम और हिंदू कला एक दूसरे के निकट आ सकी और मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान कर सकी, जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता अधिक थी। इसके अलावा अकबर ने व्यवसाय और व्यापार को नियंत्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी खोला। अनेक प्रकार की दस्तकारियों को देश में प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप देश विकास एवं समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचकर विदेशी यात्रियों और दूतों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगा। अकबर की इच्छा थी कि उसके साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धाराएं परस्पर मिलकर बहें, जिससे संकुचित दृष्टिकोण, हठ, धर्मांता, धार्मिक असहयोग और पारस्परिक कलह का अवसान हो गया। यद्यपि वह अपने आदर्शों में पूर्ण रूप से फलीभूत न हुआ, तथापि वह अपनी अधिकांश प्रजा का स्नेहभाजन बन गया। सभी इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि अकबर का उद्देश्य भारत की एकता, उसकी उन्नति और उसके सभी निवासियों की समान प्रगति तथा उन्हें समान सुविधाएं प्रदान करना था। इस दृष्टि से उसे राष्ट्रीय शासक प्राय सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अकबर का मूल्यांकन। अकबर के चरित्र और उसके कार्यों के बारे में विद्वानों ने अनेक टिप्पणियां की है, जिनमें अकबर की प्रशंसा की गई है। लैन पुल ने उसे भारत के शासकों में सर्वोत्तम शासक, साम्राज्य का सच्चा संस्थापक और व्यवस्थापक कहा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, अकबर निस्संदेह अपने समय के शासकों में चरित्र और बुद्धि दोनों की दृष्टि से सबसे ऊंचा था और उनकी
अपेक्षा उसकी नीति में अधिक मानवता थी। स्मिथ के शब्दों में, अकबर में सैनिक, नायक, प्रबंधक, कूटनीतिज्ञ और उच्च शासक की हैसियत से बड़ी व्यवहारिक योग्यता थी जो उसके इतिहास में खूब प्रकट हो गई। वह लोगों का जन्मजात शासक था। इतिहास में वह बड़ा ही शक्तिशाली सम्राट माने जाने का अधिकारी है। के.टी. शाह ने लिखा है, मुगलों में अकबर सबसे बड़ा था और महान मौर्य शासकों को छोड़कर संभवतः पिछले 1000 वर्ष में होने वाले भारतीय शासकों में भी वह सबसे महान था। उसकी सहज योग्यता और बुद्धि का विवेचन किए बिना भी यह कहा जा सकता है कि अकबर इतना महान इसलिए हो सका कि वह पूर्ण रूप से भारतीय बन गया था। कर्नल मैलेसन का कहना है कि जब हम विचार करते हैं कि उसने क्या काम किया, किस युग में किया और किन साधनों से किया, तो हमको मानना पड़ता है कि अकबर उन प्रसिद्ध लोगों में से था जिनको ईश्वर राष्ट्र की विपत्ति के समय जन्म देता है ताकि उसको वह शांति और सहिष्णुता के पथ पर चला सके जिससे करोड़ों आदमियों को सुख प्राप्त होता है। गैरेट ने भी लिखा है कि अकबर ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में योग्यता सिद्ध की थी। वह एक वीर सैनिक, एक महान सेनानायक, एक बुद्धिमान प्रबंधक, एक लोक हितैषी शासक और चरित्र का बड़ा पक्का परीक्षक था। इतिहास में वह अत्यंत शक्तिशाली शासक होने का दावा कर सकता है। सर वुल्जले हैग का कहना ठीक है कि अकबर अनेक मुसलमान शासकों में से एक ही था जिनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि उसको अपनी प्रजा का पिता बनना चाहिए, न कि एक ऐसे सैनिक और बलवान छोटी सी जाति का नायक जिसके धर्म और जिसकी जाति को भारत के लोग विदेशी मानते हों। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मानना है कि अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान सम्राट था और वास्तव में इस देश के संपूर्ण इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में एक था। वह वास्तव में हमारा राष्ट्रीय सम्राट था। इस प्रकार विद्वानों की टिप्पणियों के संदर्भ में भारतीय इतिहास में अकबर को एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह अकबर एक राष्ट्रीय शासक एवं अकबर का मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।